नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और हाजिर हूं क्रिप्टो बाजार की तमाम सुर्खियों, तमाम हलचल को यहां पर लेकर। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ हुआ है आज क्रिप्टो बाजार में। और शुरुआत हमेशा की तरह क्रिप्टो करेंसीज के भाव के साथ पहले यहां पर करते हैं। तो आज बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो फिर से गिरे हैं। $65,000 पर जाने के बाद आज बिटकॉइन ने $63,915 का इंट्राडे लो छुआ, लेकिन फिर $64,200 के करीब ये स्टेबल भी दिखा। वहीं इथेरियम $1,884, BNB $577, सोलाना $76, XRP $1.11 के करीब ट्रेड होता हुआ दिखा है। कॉइनडेस्क के मुताबिक गिरावट की दो बड़ी वजह यहां पर रही हैं। पहली वजह, ऊपरी स्तरों पर ट्रेडर्स ने यहां पर मुनाफा निकाला है। दूसरी वजह, ईरान ने गल्फ रीजन में यूएस मिलिट्री बेसिस पर हमला किया है, जिससे ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट कमजोर हुए हैं। जब जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है तो ट्रेडर्स रिस्की एसेट्स से पैसा निकालने लगते हैं और बिटकॉइन भी ऐसे ही रिस्की एसेट्स में से एक है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में बिटकॉइन को सॉफ्ट इन्फ्लेशन डेटा से सहारा भी मिला है, जो कि यूएस के इन्फ्लेशन डेटा यहाँ पर आए थे। और आसान भाषा में इसको समझे तो जब महंगाई के आंकड़े नरम आते हैं तो बाजार को उम्मीद होती है कि अमेरिका का सेंट्रल बैंक ब्याज दरें बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा। ब्याज दरें कम या स्थिर रहने की उम्मीद क्रिप्टो जैसे रिस्की एसेट्स के लिए अच्छी मानी जाती है। लेकिन आज बिटकॉइन में जो गिरावट दिख रही है उससे साफ है कि सिर्फ एक अच्छी खबर से मार्केट का भरोसा पूरी तरह वापस नहीं आया है। अब इसके असर की अगर बात करें तो बिटकॉइन के लिए अब $64,000 बहुत अहम लेवल है। अगर बिटकॉइन इसके नीचे फिसलता है तो $63,000 और फिर $62,000 तक का यहाँ पर दबाव दिख सकता है। अगर बिटकॉइन फिर $65,000 के ऊपर जाता है और वहाँ टिकता है तभी मार्केट में कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा। इंडियन ट्रेडर्स को यहाँ पर क्या करना चाहिए, तो वो अभी जल्दबाजी में बाइंग ना करें। बिटकॉइन अगर $65,000 के ऊपर मजबूती से टिके तभी नई बाइंग पर विचार करें। जिनके पास पहले से पोजीशन है वो स्टॉप लॉस लगा कर रखें। हाई लेवरेज यानी उधार लेकर बड़ा ट्रेड करने से वो बचें। वहीं आज एक पुराना बिटकॉइन वॉलेट फिर से एक्टिव हुआ है। ये वॉलेट करीब 8 साल से शांत बैठा था। ऑन चेन एनालिटिक्स प्रोवाइडर लुक ऑन चेन के मुताबिक इसमें से लगभग 5,908 बिटकॉइन मूव किए गए हैं, जिनकी वैल्यू करीब $383 मिलियन बताई गई है। वॉलेट को सबसे पहले दिसंबर 2017 में बिटकॉइन मिला था, जब ये करीब $16,800 पर ट्रेड कर रहा था और अब होल्डिंग की कीमत लगभग 4 गुना यहाँ पर ज़्यादा हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में एक और बिटकॉइन वेल ने 7 साल से ज़्यादा की डॉर्मेसी के बाद लगभग $188 मिलियन मूल्य की BTC मूव की थी। आसान भाषा में कहें तो किसी पुराने बड़े इन्वेस्टर ने अपने बिटकॉइन एक जगह से दूसरी जगह भेजे हैं। अच्छी बात यह है कि ये कॉइन्स सीधे किसी एक्सचेंज पर नहीं भेजे गए हैं। अगर कॉइन्स एक्सचेंज पर जाते हैं तो मार्केट को डर होता है कि शायद बेचने की तैयारी है, लेकिन अभी ऐसा साफ सिग्नल नहीं है। फिर भी मार्केट ऐसे बड़े मूवमेंट्स को गंभीरता से देखता है, क्योंकि पुराने बिटकॉइन होल्डर्स के मूव करने से ट्रेडर्स कॉशियस हो जाते हैं। कई बार ये सिर्फ वॉलेट सिक्योरिटी या कस्टडी चेंज होता है, लेकिन कई बार सेलिंग की तैयारी भी हो सकती है। इसके असर की अगर बात करें तो अभी पैनिक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेल कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर आने वाले समय में ये बिटकॉइन एक्सचेंज पर जाते हैं तो सेलिंग प्रेशर का डर बढ़ सकता है। बिटकॉइन वैसे भी $65,000 के पास टिक नहीं पाया है, इसलिए वेल मूवमेंट मार्केट को और कॉशियस बना सकता है। इंडियन ट्रेडर्स को यहाँ पर क्या करना चाहिए, तो ऐसी खबर पर वो घबरा कर सेल ना करें, लेकिन इसे इग्नोर भी यहाँ पर वो ना करें। अगर बिटकॉइन $64,000 के नीचे जाता है और बड़े वॉलेट से मूवमेंट बढ़ता है तो शॉर्ट टर्म वीकनेस आ सकती है। ट्रेड छोटा रखें और बिना स्टॉप लॉस पोजीशन यहाँ पर ना बनाएं। वहीं आज स्टेबल कॉइन और जियोपॉलिटिक्स से भी जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। यूएस ईरान टेंशन के बीच यूएस ट्रेजरी के विभाग ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल यानी कि ओफैक ने ईरान के सेंट्रल बैंक से जुड़े 4 क्रिप्टो वॉलेट्स को सैंक्शंस लिस्ट में यहां पर डाल दिया है। मतलब उन पर आर्थिक पाबंदी लगा दी है, यानी इन वॉलेट से जुड़ा पैसा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाएगा। ये वॉलेट्स ट्रॉन ब्लॉकचेन पर थे। कॉइन डेस्क के मुताबिक ट्रॉन बेस्ड एड्रेसेस ने $165 मिलियन से ज्यादा स्टेबल कॉइन रिसीव किए थे। सैंक्शंस लिस्ट में डाले जाने के बाद टेथर ने इन वॉलेट्स में मौजूद करीब $131 मिलियन की USDT फ्रीज कर दी है। आसान भाषा में समझिए तो USDT वॉलेट में दिखता रहेगा, लेकिन अब उससे पैसा ट्रांसफर या रिडीम नहीं किया जा सकेगा। ये सीजर नहीं है, यानी पैसा गवर्नमेंट ने अपने अकाउंट में नहीं लिया है, लेकिन वॉलेट ओनर उसे इस्तेमाल भी नहीं कर सकता है। इससे पहले भी टेथर ने ईरान सेंट्रल बैंक से जुड़े USDT फ्रीज किए थे। दोनों एक्शंस को मिलाकर ब्लॉक्ड USDT की जो रकम है यहाँ पर करीब $475 मिलियन तक पहुंच गई है।
इसके असर की अगर बात करें तो ये खबर स्टेबल कॉइन मार्केट के लिए बहुत बड़ा सिग्नल है। यूएसडीटी और यूएसजीसी जैसे स्टेबल कॉइन्स डॉलर जैसे दिखते हैं, लेकिन ये पूरी तरह स्वतंत्र डिजिटल कैश नहीं है। इन्हें जारी करने वाली कंपनीज कुछ वॉलेट्स को फ्रीज कर सकती हैं, खासकर जब मामला सैंक्शंस, इलीगल फाइनेंस या गवर्नमेंट ऑर्डर से जुड़ा हो। दूसरा असर यह है कि रेगुलेटर स्टेबल कॉइन को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। स्टेबल कॉइन्स अब सिर्फ क्रिप्टो ट्रेडिंग का टूल नहीं है, ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, डॉलर मूवमेंट और सैंक्शंस कंट्रोल की बड़ी कहानी बन चुके हैं। इससे स्टेबल कॉइन यूजर्स में थोड़ी सावधानी बढ़ सकती है। अच्छे और क्लीन प्लेटफॉर्म्स को फायदा होगा, लेकिन सस्पिशियस वॉलेट्स और अनक्लियर P2P रूट्स पर रिस्क बढ़ेगा। यहाँ पर इंडियन ट्रेडर्स को यहाँ पर क्या करना चाहिए, तो उन्हें स्टेबल कॉइन को डिजिटल कैश समझकर केयरलेस रुख नहीं अपनाना चाहिए। यूएसडीटी या यूएसडीसी खरीदते समय सोर्स क्लीन होना चाहिए। अननोन P2P सेलर, डिस्काउंटेड यूएसडीटी, सस्पिशियस वॉलेट या ऑफशोर चैनल से यहाँ पर बचना चाहिए। अगर किसी सैंक्शन, हैक्ड या सस्पिशियस वॉलेट से फंड्स आए तो फ्यूचर में फ्रीज या अकाउंट रिव्यू का रिस्क हो सकता है। वहीं अमेरिका में क्रिप्टो रेगुलेशन पर फिर हलचल है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेनेटर्स से क्लैरिटी एक्ट पर बात करने वाले हैं। क्लैरिटी एक्ट का मकसद ये तय करना है कि कौन सा क्रिप्टो एसेट कमोडिटी माना जाएगा और कौन सा सिक्योरिटी। आसान भाषा में समझें तो ये बिल तय करेगा कि क्रिप्टो पर कौन सा रेगुलेटर नजर रखेगा और किस तरह के रूल्स यहां पर लागू होंगे। क्रिप्टो इंडस्ट्री लंबे समय से क्लियर रूल्स चाहती है, क्योंकि अनक्लियर रूल्स की वजह से कंपनीज और इन्वेस्टर्स दोनों कंफ्यूज रहते हैं। अगर ये बिल आगे बढ़ता है तो एक्सचेंजेस, टोकन इशूअर्स और बड़े इन्वेस्टर्स को ज़्यादा क्लैरिटी यहां पर मिल सकती है। लेकिन इस बिल को लेकर पॉलिटिकल अपोजिशन भी है। कुछ लॉ मेकर्स को एथिक्स और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कंसर्न्स हैं। कल आपको बताया था कि कुछ डेमोक्रेट्स ने आरोप लगाया है कि बिल में प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके परिवार की क्रिप्टो डीलिंग से जुड़े कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कंसर्न्स को ठीक से एड्रेस नहीं किया गया है। इसलिए क्लैरिटी एक्ट सिर्फ मार्केट रेगुलेशन नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल बैटल भी बन गया है। इसके असर की अगर बात करें तो अगर क्लैरिटी एक्ट आगे बढ़ता है तो बड़े क्रिप्टो एसेट्स को पॉजिटिव सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन अगर बिल अटकता है तो रेगुलेटरी अनसर्टिनिटी बनी रहेगी। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे ऑल्ट कॉइन्स और DeFi प्रोजेक्ट्स पर पड़ सकता है। वहीं इंडियन ट्रेडर्स यूएस क्रिप्टो रेगुलेशंस को इग्नोर ना करें। अमेरिका में रूल्स क्लियर होंगे तो ग्लोबल सेंटिमेंट सुधर सकता है। तब बिटकॉइन और इथेरियम जैसे बड़े कॉइन्स को फायदा मिल सकता है, लेकिन छोटे और अनक्लियर प्रोजेक्ट से एग्रेसिव एंट्री से यहां पर बचें। वहीं आज पेमेंट्स की दुनिया से बड़ी खबर पेमेंट जायंट वीजा से भी आई है। वीजा की रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले समय में AI एजेंट्स छोटे छोटे पेमेंट्स करने लगेंगे और स्टेबल कॉइन्स इसमें बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इसे आसान भाषा में समझें तो भविष्य में कई काम AI खुद कर सकता है, जैसे कि डेटा खरीदना, सॉफ्टवेयर सर्विस लेना और इसके अलावा स्मॉल ऑनलाइन पेमेंट्स यहाँ पर करना। ऐसे बहुत छोटे पेमेंट्स में कार्ड फीस महंगी पड़ सकती है। स्टेबल कॉइन यानी डॉलर से जुड़े क्रिप्टो टोकन्स जैसे कि USDT या USDC ऐसे छोटे पेमेंट्स के लिए काम आ सकते हैं। वीज़ा का कहना है कि कार्ड और स्टेबल कॉइन एक दूसरे के दुश्मन नहीं होंगे, बल्कि दोनों अलग अलग तरह के पेमेंट्स में इस्तेमाल हो सकते हैं। ये बताता है कि स्टेबल कॉइन्स अब सिर्फ क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए नहीं, बल्कि रियल पेमेंट्स के लिए भी सीरियस ऑप्शन बन सकते हैं। असर क्या होगा? स्टेबल कॉइन का यूज़ यहाँ पर बढ़ सकता है। अगर बड़े पेमेंट नेटवर्क स्टेबल कॉइन को अपनाते हैं, यहाँ पर लगते हैं, तो क्रिप्टो मार्केट्स की लिक्विडिटी और क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन जैसे जैसे स्टेबल कॉइन्स मेन स्ट्रीम होंगे, रेगुलेशन भी सख्त होंगे। इंडियन ट्रेडर्स को यहाँ पर क्या करना चाहिए, तो USDT और USDC को सिर्फ ट्रेडिंग पेयर यहाँ पर ना समझें। स्टेबल कॉइन्स फ्यूचर पेमेंट सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन P2P या अननोन सोर्सेज से स्टेबल कॉइन खरीदने से बचें। क्लियर KYC रूट और कंप्लायंट एक्सचेंज का इस्तेमाल करें। स्टेबल कॉइन में भी रिस्क होता है, जैसे इशूअर रिस्क, रेगुलेशन रिस्क और अकाउंट फ्रीज रिस्क। ये रिस्क आप ध्यान में रखें। तो आज के क्रिप्टो काउंटर में बस इतना ही। ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। बाकी अब होगी आपसे कल मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।